स्वामी विवेकानंद कॉलेज शेरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान का हम सामान्य परिचय पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से इसका विकास हुआ। तो सर्वप्रथम उसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। यदि मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात की जाए तो मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप नया है, परंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये कथन है इबिंगहॉस का। इबिंगहॉस ये कहते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास तो नया है, लेकिन इसका अतीत है वो बहुत ही प्राचीन समय से, यानी जब से मानव का विकास हुआ है, यानी जब से मानव है तब से मनोविज्ञान है। लेकिन मनोविज्ञान की हमें जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही सीमित मात्रा में मिल रही है, इसलिए इसका जो इतिहास है वो बहुत कम मात्रा में हमें पता है, लेकिन इसका जो अतीत है वो बहुत ही पुराना है। 5वीं सदी की बात की जाए तो एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे सुकरात। सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए, यानी जो मनुष्य है उसको मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। और यदि हम मनुष्य का अध्ययन करेंगे तो मनुष्य के अध्ययन के लिए हमें मनोविज्ञान की जानकारी होना चाहिए। इसलिए ये एक परिभाषा है सुकरात की कि मनुष्यों को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात के एक प्रमुख शिष्य थे प्लेटो। तो प्लेटो ने अपने विचार देते हुए कहा था कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी प्लेटो ये कहते हैं कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य इस प्रकार से एक दूसरे से बंधे हुए हैं कि हम उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इसलिए प्लेटो ने अपनी पुस्तक का नाम था प्लेटो का रिपब्लिक। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक में कहा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वही यानी आत्मा से ही मनुष्य के भाव प्रदर्शित होते हैं। तो सर्वप्रथम जो प्लेटो थे इन्होंने क्या किया कि आत्मा के बारे में विचार दिया था। अब उसके बाद में क्या है कि एक प्लेटो के शिष्य हुए थे अरस्तु, यानी आत्मा के बारे में विचार तो दिया था प्लेटो ने, लेकिन जो इसका अध्ययन करने वाले हैं अब उनके आगे इनके शिष्य होंगे अरस्तु। 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यानी दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन की शुरुआत की थी। किसने की थी? अरस्तु ने। आत्मा के बारे में विचार तो दिया था प्लेटो ने, लेकिन इसकी दर्शन शास्त्र में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था अरस्तु ने। और यहीं से आगे चलकर फिर क्या हुआ, मनोविज्ञान का जन्म हुआ था। यानी जो मनोविज्ञान है वो पहले क्या था, एक दर्शन शास्त्र का भाग था। इसीलिए अरस्तु को क्या कहा गया, मनोविज्ञान का जनक माना गया है, क्योंकि अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन प्रारंभ किया था और बाद में यही आत्मा मनोविज्ञान की देन बनी। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा गया। एक व्यक्ति था कोल्सनिक। कोल्सनिक का मानना है कि आत्मा की अवधारणा सबसे पहले प्लेटो के द्वारा दी गई थी, इसीलिए मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लेटो है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक है प्लेटो। अब जो ये आत्मा की विचारधारा थी ये लगभग 2000 वर्षों तक चलती रही। यानी अरस्तु ने जो विचारधारा दी थी आत्मा की ये 2000 वर्षों तक चलती रही थी। उसके बाद में क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में यानी 1590 के अंदर एक यूनानी दार्शनिक था रुडोल्फ गोदकले। यानी 1590 के अंदर रुडोल्फ गोदकले ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। तो इस साइकोलॉजी पुस्तक में उन्होंने आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यानी सर्वप्रथम अगर साइकोलॉजी शब्द की बात की जाए तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था रुडोल्फ गोदकले, जिसने केवल आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो साइकोलॉजी शब्द आत्मा के अध्ययन के लिए प्रयोग हुआ था ये आगे चलकर एक नया विषय हुआ साइकोलॉजी। यानी इसके बाद में साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई थी। यानी सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे रुडोल्फ गोदकले।
अब अगर हम साइकोलॉजी शब्द की बात करें तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द है, एक है साइकी और दूसरा है लोगस, यानी साइकी और लोगस से मिलकर बनाए, जहाँ पर इसमें साइकी का मतलब था आत्मा और लोगस का मतलब था अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का मतलब हुआ था आत्मा का अध्ययन। इसके बाद में एक यूनानी दार्शनिक था डेकार्टे, यानी 1590 से 1050 ईस्वी में, इसके अंदर एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे डेकार्टे। डेकार्टे ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया, यानी डेकार्टे ने जो आत्मा है उसको भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। तब लोगों ने इसका विरोध किया था। इसके विरोध करने वाले वे में थे होबस, जॉन लॉक, अगस्ट कांट और स्पिनोजा। तो इन्होंने जो विरोध किया था उनका कहना था कि आत्मा का अध्ययन भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है, यानी आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसका अध्ययन हम भौतिक शास्त्र में कर ही नहीं सकते थे। विरोध करने वाले व्यक्तियों की ये विचारधारा थी। इसके बाद में अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो इटली के एक दार्शनिक थे पंपोनोजी। पंपोनोजी ने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को नया अभिप्राय दिया, और जिसका में उसने मन और मस्तिष्क का विज्ञान का, यानी मनोविज्ञान को पहले जब आत्मा का अध्ययन माना गया, फिर उसका विरोध हुआ कि इसका भौतिक स्वरूप होता ही नहीं आत्मा का। तो फिर एक व्यक्ति आए पंपोलोजी ने आत्मा की जगह मन और मस्तिष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया, यानी मनोविज्ञान के विकास क्रम की बात करते हैं तो पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, अब दूसरे नंबर पर मनोविज्ञान को माना गया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। और जो पंपोलोजी का जो विचार था कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, तो इसके जो समर्थन व्यक्ति थे वो थे होबस, जॉन लॉक, कांट, स्पिनोजा। यानी इन व्यक्तियों ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान मानने का समर्थन किया, यानी ये व्यक्ति ये कहते हैं कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। इसके बाद हम उसका आगे विकास पढ़ते हैं कि 19वीं सदी में आते आते यह अभिप्राय भी समाप्त होने लगा था, यानी जो पंपोलोजी ने जो विचार दिया था कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विचार है, ये 17वीं शताब्दी में दिया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में आते आते ये विचारधारा भी अमान्य होने लगी थी कि मन में और मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन कितना होता है। 1852 में एक घटना से प्रभावित होकर अमेरिकन विद्वान विलियम जेम्स ने लगभग 18 वर्षों तक, यानी 18 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया, और 1870 ईस्वी में मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की रचना की। इस प्रकार 1870 में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना, यानी मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय कब बना? 1870 में। प्रारंभ में मनोविज्ञान केवल दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता था, लेकिन 1870 के बाद मनोविज्ञान एक अलग विषय बन गया था, और इस विषय को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स के द्वारा शुरू की गई इसी विचारधारा के कारण विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, यानी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात की जाती है तो ये है विलियम जेम्स, यानी विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। विलियम जेम्स ने 1870 में एक विचारधारा दी थी कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, यानी इनका एक कथन था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इसी विचारधारा के कारण मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, यानी विलियम जेम्स है इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। इसके समर्थन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विलियम वुंट, जेम्स अली और वाइवस, यानी जो विलियम जेम्स थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था, और इसको समर्थन देने वाले व्यक्ति थे विलियम वुंट, जेम्स अली और वाइवस। इसके अलावा एक व्यक्ति थे टीचेनर ने भी इसका समर्थन दिया था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और जो टीचेनर थे वो संरचनावादी संप्रदाय से संबंधित थे। इसके आगे का हम विकास क्रम के बारे में पढ़ते हैं कि जर्मनी के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी का एक शहर है
लिपजिंग शहर में एक विश्वविद्यालय था, कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। यानी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित कब हुई थी? 1879 में। किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने की थी। कहाँ की थी? जर्मनी के लिपजिंग शहर में की थी। कौन से विश्वविद्यालय में? कार्ल मार्कस विश्वविद्यालय में की थी। यानी मनोविज्ञान का स्वरूप अब धीरे धीरे प्रयोगात्मक होना प्रारंभ हो चुका है। पहले मनोविज्ञान जो थी वो प्रयोगों पर आधारित नहीं थी, लेकिन जब विलियम वुंट ने इसकी प्रयोगशाला स्थापित कर दी, अब उसके बाद मनोविज्ञान पर प्रयोग प्रारंभ हो चुके हैं। इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए गए थे वो संवेदनाओं पर किए गए थे। और अगर भारत में बात करते हैं कि भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो भारत में M.N. सेनगुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसके आगे के विकास के बारे में हम देखते हैं कि चेतना का विज्ञान जो माना गया था, यानी जो विलियम जेम्स के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जो माना गया था, वो सबसे कम समय तक माना गया, यानी लगभग 30 वर्षों तक। यानी जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था वो लगभग 30 वर्षों तक ही माना गया था, यानी 19वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। इसके मुख्य 2 कांड माने गए हैं कि जो चेतना का विज्ञान जो माना गया था वो किस कांड समाप्त हुआ। एक पहला प्रमुख कारण है कि इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विद्वान थे मैकडूगल ने सन 1900 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मैकडूगल ने चेतना शब्द की आलोचना की थी और इस चेतना शब्द को बहुत ही बुरा शब्द कहा था। और मैकडूगल ने यह कहा था कि मनोविज्ञान के अर्थ को केवल चेतना तक ही सीमित किया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। ये विचारधारा थी मैकडूगल की। जब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था, तो मैकडूगल ये कहते हैं कि मनोविज्ञान को केवल चेतना तक ही सीमित करने की कोशिश की जा रही है और ये मनोविज्ञान का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा इसका प्रमुख कारण माना गया है कि सन 19वीं शताब्दी में मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है वो थे सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवाद, जिसमें इन्होंने व्यक्ति के मन के वो 3 भाग बताए थे। और जिसमें से जो चेतना शब्द की अगर बात की जाए, तो चेतना शब्द है वो केवल कुल मन का हमारा केवल 10% ही माना गया, और जो 90% है जो हमारा वो अचेतन मन है, यानी व्यक्ति में सबसे ज़्यादा अचेतन मन का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मनोविज्ञान को माना गया था चेतना का विज्ञान, और चेतना का हमारे पर केवल 10% ही माना गया। अगर वर्तमान में बात की जाए, वर्तमान में मनोविज्ञान अर्धचेतन व अचेतन का अध्ययन करता है। सर्वाधिक कार्यों इसके लिए, यानी चेतना और अचेतना पर अगर सर्वाधिक जो कार्य किए वो किए हैं सिगमंड फ्राइड ने। इसके बाद में सिगमंड फ्राइड की एक पुत्री थी अन्ना फ्राइड, वह इनका एक शिष्य था विलियम जूंग। मनोविज्ञान के वर्तमान स्वरूप, यानी वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना गया है, वर्तमान में मनोविज्ञान की कौन सी विचारधारा प्रचलित है, इसके बारे में अगर हम बात की जाए तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका के एक प्रसिद्ध विद्वान थे J.B. वॉटसन, यानी जॉन ब्राइडर्स वॉटसन ने इन्होंने एक नया विचार दिया कि जो मनोविज्ञान है वो हमारे व्यवहार का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। अब जो व्यवहार है, चाहे वो व्यक्ति चेतन मन से करें, चाहे वो मन से करें, चाहे वो मस्तिष्क से करें, चाहे वो आत्मा से करें, हम मनोविज्ञान में केवल व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। अब इसका जो समर्थन देने वाले व्यक्ति थे वो थे थॉर्नडाइक, मैकडूगल, स्किनर, कोल्सनिक, क्रो एंड क्रो। ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के मानने का समर्थन देते हैं। J.B. वॉटसन को 20वीं शताब्दी का चमकता हुआ सितारा कहा गया है, क्योंकि वर्तमान में मनोविज्ञान की जो व्यवहारवादी विचारधारा है वो J.B. वॉटसन के द्वारा दी गई है और जो वर्तमान में सर्वमान्य है।
वाटसन का एक प्रमुख कथन है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। वाटसन ये कहते हैं कि आप मुझे एक बच्चा ला के दो, चाहे बच्चे के माता पिता कैसे ही हो, कोई से भी वातावरण में रहते हो, लेकिन आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसको जो आप कहोगे वैसा वातावरण दूंगा तो वो वैसा ही बन जाएगा। एक प्रसिद्ध कथन है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया था, फिर उन्होंने मन का और मस्तिष्क का, और उसके बाद में चेतना का त्याग किया था, और वर्तमान में उन्होंने व्यवहार को अपनाए हुए। ये वुडवर्थ का एक कथन है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया था, उसके बाद में मन और मस्तिष्क का त्याग किया था, उसके बाद में चेतना का त्याग किया था, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए हैं। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक, मनोविज्ञान का इतिहास। बाकी हम इसका इतिहास आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।